हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉमिट। आई एम मुस्कान मंधियानी, योर लीगल गाइड। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गांधीइज्म पार्ट 2। सो आई रिक्वेस्ट यू गाइज कि आप लोग प्लीज मुझे ध्यान से सुनते रहिए एंड अगर जरूरी लगे तो नोट्स बनाते रहिए। लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, लास्ट वीडियो में हम एस्पेक्ट्स डिस्कस कर रहे थे गांधीइज्म के। आज के इस वीडियो में हम एस्पेक्ट्स को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट एस्पेक्ट है क्वालिफिकेशन फॉर कैंडिडेट्स, राइट। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि गांधी जी एक क्लासलेस डेमोक्रेसी क्रिएट करना चाहते थे। तो क्लासलेस डेमोक्रेसी कैसे क्रिएट करते? पंचायत्स के थ्रू, ठीक है। पंचायत्स में भी हमने बताया था आपको कि डायरेक्ट इलेक्शन होने चाहिए, ठीक है। सो जो डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे उसमें जो कैंडिडेट्स खड़े होंगे, ठीक है, उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है, वो क्या पढ़े लिखे होने चाहिए, जो भी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए वो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। और उसके साथ साथ वोटर्स की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यानी कि जो वोट करेंगे उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो भी गांधी जी ने बताई है, ठीक है। तो हम ये डिस्कस करने वाले हैं। सो कैंडिडेट सेल्फिश नहीं होना चाहिए, ठीक है, एबल होना चाहिए यानी कि उस पोजीशन के लायक होना चाहिए, और इनकरप्टेबल होना चाहिए यानी कि वो करप्ट ना हो सके। अगर उसे कोई घूस दे तो ऐसा नहीं कि लेके रख ले रहा है, ठीक है। इनकरप्टेबल कैरेक्टर का होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि वो कैंडिडेट सिर्फ कुर्सी के लिए, राइट, या सिर्फ सत्ता के लिए ही इलेक्शन लड़ रहा है, राइट। उस कैंडिडेट को सेल्फ एडवर्टीजमेंट्स अवॉइड करने चाहिए। सेल्फ एडवर्टीजमेंट्स क्या? जैसे कि आजकल होता है, कैंपेन्स चलते हैं इलेक्शन के लिए, उसके लिए अलग से फंड मिलता है कैंपेन्स रन करने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। उसे एडवर्टीजमेंट्स नहीं करनी है, अपनी खुद की एड्स नहीं चलानी है कि देखो हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप हम ही को वोट दें। ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। एडवर्टीजमेंट्स बिल्कुल भी नहीं करनी है अपने बारे में। दूसरी चीज क्या नहीं करनी है? अपने ओपोनेंट को गिराना नहीं है, उसे नीचा नहीं दिखाना है, ठीक है। जो भी ओपोनेंट्स उन्हें फंसाने की कोशिश की जाती है, राइट, नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है, तो ये सब कुछ कैंडिडेट को नहीं करना है। अपने ओपोनेंट को किसी भी तरीके से ह्यूमिलेट नहीं करना है, उसे अपने वोटर्स को एक्सप्लॉइट नहीं करना है। गांधी जी का एक मेन क्राइटेरिया यही था कि जो अच्छी सर्विस देगा पब्लिक को, ठीक है, जो अच्छी सर्विस देगा अपने वोटर्स को, वही कैंडिडेट बेस्ट है। और ये चीज डिसाइड करेगी पब्लिक, यानी कि वोटर्स डिसाइड करेंगे कि उनको किसने सबसे बेस्ट सर्विस दी है। सो गांधी जी ने कहा कि सभी को यार इक्वल राइट मिलना चाहिए वोटिंग करने का, चाहे वो मेन हो चाहे वुमेन हो, सभी को राइट मिलना चाहिए वोट का। सो ये तो हमने कैंडिडेट्स की क्वालिफिकेशन डिस्कस की कि उन्हें क्या क्या करना होगा अच्छा कैंडिडेट बनने के लिए। एक वोटर की क्या क्वालिफिकेशन होगी, अब वो देखते हैं। वो होगी मैनुअल वर्क, ठीक है। मैनुअल वर्क, किसने कितना काम किया वही वोट करेगा, ठीक है। वोटर्स की क्वालिफिकेशन होगी मैनुअल वर्क। प्रॉपर्टी या लिटरेसी इसलिए क्वालिफिकेशन नहीं रखी गई है वोटर्स के लिए बिकॉज ये काफी ज्यादा बड़े कॉन्सेप्ट हो जाते हैं, ठीक है, बहुत बड़े कॉन्सेप्ट हो जाते हैं। और उस वक्त यार इतनी इलिटरेसी थी भी नहीं इंडिया में, काफी इलिटरेसी थी। इसीलिए सभी को कवर करने के लिए उस वोटिंग के उसमें ब्लैंकेट में, कि सभी लोग वोट कर पाए, ऐसा करने के लिए मैनुअल वर्क एक बेस्ट क्वालिफिकेशन है। क्योंकि मैनुअल वर्क तो सभी करते हैं, इसीलिए सभी वोट दे पाएंगे, राइट। सो नेक्स्ट एस्पेक्ट है राइट्स। सो गांधी जी ने एक ऐसा कॉन्सेप्ट इमेजिन किया था स्टेट का, या ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया था स्टेट का, जहां पे सभी के पास राइट्स एंड ड्यूटीज होंगी। हमेशा याद रखना कि राइट्स के साथ ही ड्यूटीज चलती हैं, राइट। बिना अगर राइट्स के साथ कोई ड्यूटी नहीं है तो वो चीज बेकार हो गई, ठीक है, वो चीज काफी ज्यादा डेंजरस हो गई। या आपने सिर्फ ड्यूटीज दे दी और कोई भी राइट ही नहीं दिया है तो बहुत ज्यादा टायरैनिकल निकल कर आएगा, यानी काफी ज्यादा ब्रूटल हो सकता है। एब्सोल्यूट सॉवरेंटी में यही होता था, लोगों के पास सिर्फ ड्यूटीज थी, राइट्स नहीं थे। और गांधी जी अगेंस्ट थे एब्सोल्यूट सॉवरेंटी के, इसीलिए उन्होंने कहा कि सिटीजन्स को राइट्स तो हम देंगे ही देंगे, साथ में उनकी ड्यूटीज भी होंगी, राइट, ताकि सिटीजन्स खराब ना हो। मैंने एक वीडियो राइट्स पे भी बनाया है यार, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज देखिए वो वीडियो राइट्स पर, आपको काफी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सो जो कराची सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वहां पे गांधी जी ने एक रेजोल्यूशन मूव किया था रिलेटेड टू राइट्स, ठीक है, और वो रेजोल्यूशन कांग्रेस ने पास किया था।
गांधी जी के इन्फ्लुएंस की वजह से यार आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स है एंड फंडामेंटल ड्यूटीज है। सो गांधी जी वॉज अगेंस्ट द एब्सोल्यूट सॉवरेंटी ऑफ स्टेट, ठीक है, वो एब्सोल्यूट सॉवरेंटी के अगेंस्ट थे स्टेट की। इसीलिए उन्होंने सिटीजन्स को ये राइट एंड ड्यूटी भी दी थी कि आप स्टेट के जो लॉज है उनके अगेंस्ट जा सकते हो टू सम एक्सटेंट, ठीक है, एक लिमिट तक आप उनको अपोज कर सकते हो अगर वो आपका इंटरेस्ट हार्म कर रहे हैं तो। नेक्स्ट एस्पेक्ट है क्रिमिनल्स। सो क्रिमिनल्स के बारे में गांधी जी कहते थे कि क्रिमिनल्स ब्रूट नहीं होते हैं, यानी क्रिमिनल्स क्रूएल, डेंजरस या ब्रूटल नहीं होते हैं, ठीक है। और सोसाइटी को उनसे रिवेंज नहीं लेना चाहिए, सोसाइटी को क्रिमिनल्स के टुवर्ड्स क्रूएल नहीं होना चाहिए। सोसाइटी जैसे ट्रीट करती है क्रिमिनल्स को, बदला लेती है, ठीक है, क्रूएल रहती है उनके टुवर्ड्स, वैसा सोसाइटी को नहीं रहना चाहिए। इनफैक्ट सोसाइटी की ड्यूटी क्या रहनी चाहिए? सोसाइटी की ड्यूटी रहनी चाहिए कि उन्हें क्रिमिनल्स की हेल्प करनी है ताकि वो खुद को बदल सके, ताकि वो खुद की मेंटालिटी को रिफॉर्म कर सके, खुद को बदल सके और उनकी जो क्रिमिनल मेंटालिटी है उसे छोड़ सके। इसमें सोसाइटी को हेल्प करनी चाहिए क्रिमिनल्स की। इसी तरीके से स्टेट को जेल्स की तरह नहीं देखना चाहिए, जो प्रिजनर्स जहां पे रखे जाते हैं। इंस्टेड जेल्स को एक तरीके से स्कूल्स की तरह देखना चाहिए, राइट, जहां पे क्रिमिनल्स को सिखाया जा रहा है कि क्रिमिनल मेंटालिटी गिव अप कर दो, क्रिमिनल मेंटालिटी छोड़ दो, ठीक है। क्योंकि अगर जेल्स में हम क्रिमिनल्स को मारेंगे, पीटेंगे तो वो और बुरे बन जाएंगे, सही होने की बजाय वो और बुरे बन जाएंगे, ठीक है। जो जेल ऑफिसर्स हैं, जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनको सिंपैथेटिक होना चाहिए टुवर्ड्स क्रिमिनल्स, ठीक है, उन्हें एक सिंपैथी होनी चाहिए क्रिमिनल्स के लिए और उन्हें हेल्प करनी चाहिए क्रिमिनल्स की ताकि वो अपना माइंड बदल सके, राइट। सो जस्टिस उस वक्त यार काफी क्रिटिकल था उस वक्त के एडमिनिस्ट्रेशन में, राइट। एक तो आपको वकील को काफी ज्यादा फीस देनी पड़ती थी, बहुत ज्यादा, और उस वक्त लोगों के पास इतने पैसे नहीं थे इंडिया में, राइट, काफी गरीबी थी, काफी ज्यादा पॉवर्टी थी। इस वजह से लिटिगेशन काफी कॉस्टली हुआ करता था। प्लस और क्या चीज होती थी, और एक तो जस्टिस डिले हो जाता था, ठीक है, आपका जजमेंट आने में बहुत टाइम लग जाता था। इसी वजह से गांधी जी ने क्या किया, पंचायत के थ्रू जस्टिस का एडमिनिस्ट्रेशन शुरू किया, राइट, यानी पंचायत केसेस डिसाइड करेंगी, जो भी उस गांव के केसेस हैं वो पंचायत डिसाइड करेगी। एंड ये कितना अच्छा आइडिया था, एक बार सोचो, इतना ज्यादा बर्डन भी नहीं पड़ेगा कोर्ट्स के ऊपर और कुछ केसेस डिवाइड हो जाएंगे, राइट। आधे से ज्यादा केसेस तो पंचायत ही ले लेगी, तो कोर्ट के पास सिर्फ मेन केसेस ही पहुंचेंगे, इसीलिए बर्डन भी कम पड़ेगा कोर्ट के ऊपर और जस्टिस भी जल्दी मिलेगा। प्लस पंचायत के थ्रू जस्टिस ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होगा, लिटिगेशन ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होगा, राइट। और गांधी जी कहते थे ही वॉज इन फेवर ऑफ आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन का आप लोग मतलब समझते हो, जहां दो पार्टीज के बीच में बातचीत करवा के सॉल्व होती है प्रॉब्लम, ठीक है, मतलब कोर्ट नहीं जाना पड़ता, पहले ही बातचीत के थ्रू प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। एक होता है एक दो पार्टीज होती है, राइट, अगर दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। एक तीसरी पार्टी होती है जिसको कहते हैं आर्बिट्रेटर, ठीक है। आर्बिट्रेटर यार बात करवा के उन दोनों पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट को सॉल्व करने की कोशिश करता है। बेसिकली अब मीडिएटर, आर्बिट्रेटर, ठीक है, आप ये दो नाम बोल सकते हो। तो इसीलिए गांधी जी वॉज इन फेवर ऑफ अडॉप्शन ऑफ द सिस्टम ऑफ आर्बिट्रेशन, यानी आर्बिट्रेशन के थ्रू भी जस्टिस किया जा सकता है, आर्बिट्रेशन के थ्रू भी डिस्प्यूट्स को दो लोगों के बीच में सॉल्व किया जा सकता है। सो नेशनलिज्म एंड इंटरनेशनलिज्म। सो गांधी जी खुद बहुत बड़े नेशनलिस्ट एंड पेट्रियट थे, इसीलिए वो बाकी लोगों को इंडिया के इंस्पायर करते थे कि आपको ऐसे ही सेल्फलेसली सेवा करनी चाहिए अपने देश की और एक ऐसा ही पेट्रियट बन के दिखाना चाहिए। सो जो नेशनलिज्म अग्रेसिव मीन्स पर बेस्ड है, राइट, अग्रेसिव मीन्स पर जो नेशनलिज्म बेस्ड है, वायलेंस पर जो नेशनलिज्म बेस्ड है, वो गांधी जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। गांधी जी वॉज इन फेवर ऑफ वर्ल्ड पीस। गांधी जी मानते थे देयर मस्ट बी हार्मनी बिटवीन नेशनलिज्म एंड इंटरनेशनलिज्म। सो हाँ, गांधी जी मानते थे कि हाँ, जो हमारी कंट्री के लोग हैं उनको पेट्रियोटिक होना चाहिए अपनी कंट्री के टूवर्ड्स, ठीक है,
अनसेल्फिश नहीं होना चाहिए, सेवा करनी चाहिए अपनी कंट्री की। साथ ही साथ वो ये भी कहते थे कि जो दूसरी कंट्री के लोग हैं उनके साथ फ्रेंडली रहो, राइट। इंटरनेशनलिज्म को बना के रखना है हमें, उनके साथ भी हमें फ्रेंडली होकर रहना है। सो पॉलिटिक्स, रिलीजन एंड एथिक्स। सो गांधी जी पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स एंड रिलीजियस एंड एथिकल प्रिंसिपल्स को कंबाइन करके देखना चाहते थे, ठीक है, उन्हें कंबाइन करके रखना चाहते थे। एक क्लोज रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना चाहते थे पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स और रिलीजियस एंड एथिकल प्रिंसिपल्स के बीच में। वो बहुत बार ऐसे वर्ड्स यूज करते थे लाइक राम राज्य, ठीक है, हरिजन, ऐसे वर्ड्स वो काफी ज्यादा यूज करते थे। सो गांधी जी के लिए रिलीजन रियल सेंस में क्या है? गांधी जी के लिए रिलीजन रियल सेंस में सम टोटल है सभी रिलीजन्स का। सभी रिलीजन से अगर आप अच्छी अच्छी चीजें उठा लो, ठीक है, उसका सम टोटल जो बनेगा, उन सभी अच्छी चीजों का सम टोटल जो बनेगा वो रिलीजन है, ठीक है, वो रिलीजन है इन रियल सेंस। सो ही रिमाइंडेड दैट रिलीजन इन द रियल सेंस इज नथिंग बट द सम टोटल ऑफ द गुड इन ऑल रिलीजन्स, राइट। और गांधी जी ने खुद हर अलग अलग रिलीजन से कुछ ना कुछ सीखा है, कुछ ना कुछ अच्छी चीजें उन्होंने हर रिलीजन से ली है, चाहे वो हिंदुइज्म हो, बुद्धिज्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, ठीक है, सबसे कुछ ना कुछ उन्होंने लिया है और उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी लाइफ यार जी है। इसीलिए ही वॉज द बेस्ट लीडर ऑफ इंडिया। इंडिया में ऐसा लीडर आज तक आया ही नहीं। इवन जो उनका पॉलिटिकल कैरेक्टर है गांधी जी का, वो भी इन रिलीजन की वजह से ही एक तरीके से शेप हुआ था। इन्हीं रिलीजन्स की अच्छी अच्छी चीजें सीख कर उन्होंने अपना पॉलिटिकल कैरेक्टर डेवलप किया था। ये जो टेक्निक्स है नॉन वायलेंस की, अहिंसा की, ठीक है, ट्रुथ बोलना है, सच बोलना है, ये सारी चीजें यार उन्होंने रिलीजन से ही उठाई है। किसी ना किसी रिलीजन से कुछ ना कुछ उन्होंने लिया है। सो यहाँ हमें तीन चीजें याद रखनी है, ठीक है, वो तीन चीजें क्या है? गांधीयन पॉलिटिक्स इज इनसेपरेबली रिलेटेड विद नॉन वायलेंस एज वेल एज ट्रुथ। यानी जो गांधीयन पॉलिटिक्स है, ठीक है, वो बहुत डीपली रिलेटेड है नॉन वायलेंस एंड ट्रुथ से। सेकेंड क्या हमें याद रखना है? एंड और मीन्स हमारे प्योर होने चाहिए, ठीक है, द एंड एंड मीन्स बोथ शुड बी प्योर एंड गुड। जो हमने बताया था आपको कि हमारा गोल सही होना चाहिए, ठीक है, और हमारा रास्ता भी सही होना चाहिए, ठीक है, प्योर होना चाहिए और गुड होना चाहिए। तीसरी बात जो हमें याद रखनी वो ये है कि जो फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड है हर रिलीजन में, ठीक है, जो भाईचारा है हर रिलीजन में, वो स्टेट में हर हालत में प्रेजेंट रहना चाहिए, ठीक है, और लोगों को, जो डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं, उन्हें एक साथ मिलकर रहना चाहिए, पीस में रहना चाहिए, ठीक है, शांति बनाए रखनी चाहिए और एक साथ प्यार से रहना चाहिए। सो गांधी जी का मानना था जो हमारे पॉलिटिकल गोल्स हैं और जो हमारे एथिकल या मोरल गोल्स हैं उन्हें साथ में ही इवॉल्व होना चाहिए। हमने प्रीवियस लेक्चर में यानी गांधीज्म पार्ट 1 में एक चीज डिस्कस की थी, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रस्टीशिप। ये भी एक एस्पेक्ट है इसी गांधीज्म का, ये चीज हमने डिस्कस की थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि कैपिटलिस्ट और लेबर्स यानी कि वर्कर्स अगर साथ में मिलकर, ठीक है, गार्जियन नहीं बन पाए प्रॉपर्टी के, तो वो प्रॉपर्टी चली जाएगी स्टेट को, ठीक है, यानी अब उस प्रॉपर्टी पर कंट्रोल होगा गवर्नमेंट का या स्टेट का कंट्रोल होगा, राइट। और अब जो इंडस्ट्रीज स्टेट के कंट्रोल में है, ठीक है, वो स्टेट उनको प्रॉफिट अर्न करने के लिए यूज नहीं करेगा, इंस्टेड लोगों का भला करने के लिए यूज करेगा, वेलफेयर करने के लिए यूज करेगा, राइट। और उस प्रॉपर्टी में, ठीक है, जो वर्किंग क्लास है उसको मैनेजमेंट में एक छोटा सा शेयर मिलेगा, ठीक है, यानी जो उस इंडस्ट्रीज का मैनेजमेंट होगा उनमें वर्किंग क्लास को एक शेयर मिलेगा। यानी कि क्या हुआ? कैपिटलिस्ट और वर्कर्स से प्रॉपर्टी अब नहीं रही उनके पास, अब वो प्रॉपर्टी स्टेट के पास है। तो स्टेट यानी कि गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट अभी अब मैनेज करेगी उसको, उस प्रॉपर्टी को, और वर्किंग क्लास भी मिलकर मैनेज करेगी, ठीक है, वर्किंग क्लास का भी शेयर रहेगा उस प्रॉपर्टी में। और इस प्रॉपर्टी को कहाँ यूज किया जाएगा? इस प्रॉपर्टी को यूज किया जाएगा लोगों के वेलफेयर के लिए। और गांधी जी ने कहा था कि अगर स्टेट सप्रेस करता है कैपिटलिज्म को, यानी अगर स्टेट भगाता है कैपिटलिस्ट को वायलेंटली, तो स्टेट भी फंस कर रह जाएगा उस कैपिटलिज्म के जाल में, राइट। स्टेट खुद भी वायलेंट हो जाएगा, लेकिन स्टेट को वायलेंट नहीं होना है। हमारा लास्ट एस्पेक्ट है सर्वोदय, ठीक है। सर्वोदय एक इंडियन फिलॉसफी है
जो एक ऐसी सोसाइटी की बात करती है जहां पे गांधीयन प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। सो सर्वोदय दो वर्ड से बना है यार, सर्व और उदय। ठीक है, सर्व और उदय, इसका लिटरल मीनिंग ये होता है अपलिफ्ट ऑफ ऑल। ठीक है, अपलिफ्ट ऑफ ऑल या अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल, यानी सभी का उद्धार होना चाहिए। इसके अलग अलग मीनिंग्स भी हैं यार, मतलब इसको अलग अलग चीजों से बुलाया जाता है। आप इसे ट्रांसलेट करके गुड ऑफ ऑल भी कह सकते हो, सर्विस टू ऑल भी कह सकते हो, वेलफेयर ऑफ ऑल भी कह सकते हो, एटसेट्रा। सो जैसा कि गांधी जी ने इस वर्ड्स को समझा है, ठीक है, जिस तरीके से गांधी जी ने सर्वोदय को समझा है, वो 3 थिंग्स में डिवाइड होता है। ठीक है, यानी सर्वोदय की 3 टीचिंग्स हैं। वो क्या क्या है? सो सर्वोदय हमें क्या क्या सिखाता है? वो 3 चीजें क्या है? पहला है, अगर एक इंडिविजुअल का भला होगा तो सभी का भला होगा। ठीक है, एक का भला होगा तो सभी का भला होगा। सो द गुड ऑफ द इंडिविजुअल इज कंटेन्ड इन द गुड ऑफ ऑल। सेकेंड है यार इक्वालिटी। ठीक है, हमारे काम में इक्वालिटी होनी चाहिए। हमें ऐसा नहीं देखना चाहिए कि जो फिजिकल लेबर कर रहे हैं, यानी जो मजदूर हैं, ठीक है, जो काम कर रहे हैं किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर, या जो मोची है या जो बार्बर है, वो नीच जात के हैं। हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए। जो वकील एक काम कर रहा है, ठीक है, जो एक वकील की वैल्यू है, जो एक मेंटल लेबर की वैल्यू है, जो एक इंजीनियर की वैल्यू है, जो एक डॉक्टर की वैल्यू है, वही वैल्यू है एक मोची की, एक लेबर की। ठीक है, एक इक्वालिटी हमें देखनी चाहिए काम में भी। थर्ड टीचिंग है यार द लाइफ लेबर, यानी जो हमारे किसान हैं, ठीक है, जो सॉइल में काम कर रहे हैं, ठीक है, जो हमारे लिए खाना एक तरीके से बना रहे हैं, ठीक है, जो हैंडीक्राफ्ट्समैन है, यानी जो अपने हाथ से कुछ कुछ चीजें बना रहे हैं। ठीक है, कभी आपने देखा हो कुछ खिलौने होते मिट्टी के, वो बना रहे हैं। ऐसी लाइफ हमें जीनी चाहिए यार। दिस इज द लाइफ वर्थ लिविंग। ठीक है, अ लाइफ लेबर दैट इज द लाइफ ऑफ द टिलर ऑफ द सॉइल एंड द हैंडीक्राफ्ट्समैन इज द लाइफ वर्थ लिविंग। क्यों इनकी लाइफ वर्थ लिविंग है? हमें ऐसी जिंदगी क्यों जीनी चाहिए? बिकॉज ये लोग यार अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये लोग ग्राउंड टू अर्थ है बिल्कुल। इन्होंने रियल सेंस में अपनी जड़ को छोड़ा नहीं है, इसीलिए हमें ऐसे ही बन के रहना चाहिए। अगर हमें ह्यूमैनिटी को सर्व करना है, ठीक है, हमें मैक्सिमम ह्यूमैनिटी को सर्व करना है मैक्सिमम लेवल पर, तो हमें सर्वोदय की हेल्प लेनी चाहिए। सर्वोदय इज द बेस्ट मीन्स थ्रू विच यू कैन सर्व द ह्यूमैनिटी। सो अगर सर्वोदय के थ्रू हमें ह्यूमैनिटी को सर्व करना चाहिए, तो हमारा गोल होना चाहिए ट्रुथ। ठीक है, हमारा एंड होना चाहिए ट्रुथ, और हमारा मीन्स क्या होना चाहिए, किस तरीके से हम उस गोल को अचीव करेंगे, वो होना चाहिए नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह। ठीक है, सो सर्वोदय आखिर है क्या? सर्वोदय एक तरीके का राम राज्य का कॉन्सेप्ट है। बेसिकली राम राज्य मतलब एक आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सर्वोदय यही है यार, जहां पर गरीब और अमीर साथ मिलकर रहते हैं। यानी कि एक ऐसी सोसाइटी को इमेजिन करो, ठीक है, सर्वोदय में एक ऐसी सोसाइटी को इमेजिन करो जहां पर हर इंसान, ठीक है, मैन वुमेन बॉय गर्ल यंग ओल्ड, सब इक्वल है, सबको इक्वल फैसिलिटीज दी जा रही हैं अपलिफ्टमेंट की, अपने डेवलपमेंट की। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है जो कि कास्ट पर, वेल्थ पर, एज पर, पोजीशन पर, ठीक है, या स्टेट के बनाए गए कोई भी डिस्क्रिमिनेशंस एग्जिस्ट नहीं करते हैं। गांधी जी का मानना था ऐसी कोई भी हिंड्रेंस नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से इंडिविजुअल खुद को डेवलप ना कर सके। ठीक है, ऐसी कोई भी हिंड्रेंस नहीं होनी चाहिए। सो अगर हमें एक सर्वोदय चाहिए, ठीक है, अगर सर्वोदय लाना है तो उसके लिए कुछ चीजें हैं जो हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो कुछ चीजें हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं अगर हमें सर्वोदय चाहिए। वो एलिमेंट्स क्या है? वो है हेल्दी एंड हाइजीनिक फूड, क्लीन एंड ओपन एयर, क्लीन एंड डिजीज फ्री वाटर, ओपन एरी एंड क्योरिंग हाउस। ठीक है, एक अच्छा घर चाहिए, जो वहाँ पे खुला घर चाहिए, बेसिकली हवा आती हो, वहाँ पे सनलाइट आती हो। फिर चाहिए हमें फैसिलिटी फॉर एजुकेशन, ट्रीटमेंट एंड क्योर ऑफ डिजीजेस। हमें चाहिए मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड एनहांसमेंट ऑफ नॉलेज। इन चीज़ों को समझ के तुम्हें क्या लग रहा है? तुम कहोगे यार ये चीज़ें तो हमें भी पता है, हाँ, लेकिन उस वक्त के इंडिया को इमेजिन करके सोचो। ठीक है, उस वक्त का जो इंडिया था इंडिपेंडेंस के पहले का, वो तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए वाइल स्टडिंग गांधीइज्म। ठीक है,
क्योंकि उस वक्त ब्रिटिश ने इतनी बुरी हालत कर दी थी हमारी कि ना तो हमारे पास साफ खाना था खाने को, ना तो साफ पानी था पीने को, और इतना प्लेग फैल गया था यार इंडिया में, अगर आपको याद हो तो बहुत भयानक भयानक यार बीमारियां भी फैली थी इंडिया में। तो इंडिया हर तरीके से चैलेंजेस फेस कर रहा था, चाहे वो एक हेल्थ के रूप में चैलेंज हो, और इकोनॉमी तो हमारी डूब ही चुकी थी, ठीक है, इकोनॉमिकली भी हम काफी ज्यादा चैलेंज्ड थे, ठीक है। भयानक पोवर्टी थी यार उस वक्त इंडिया में, ठीक है, महामारी फैल चुकी थी। इस वक्त के इंडिया को इमेजिन करो, इसीलिए ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा सोशल सिस्टम यार होना चाहिए जहां कोई दूसरे को दबा ना सके, यानी कि अमीर जो है वो गरीब को दबा ना सके पैसे के थ्रू, ठीक है। कोई भी जॉबलेस नहीं रहे, सबके पास एम्प्लॉयमेंट हो, सबके पास काम हो करने के लिए। दस सर्वोदय मीन्स द कंस्ट्रक्शन एंड क्रिएशन ऑफ हेल्दी, ऑनेस्ट, सेल्फ सफिशिएंट, म्यूचुअली कोऑपरेटिंग, ठीक है, सेल्फ डिफेंसिव, लेबोरियस, फियरलेस, डिसिप्लिन्ड एंड हैप्पी सोसाइटी। सर्वोदय के थ्रू कैसी सोसाइटी क्रिएट होगी, उसके ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर ऐसी आइडियल सोसाइटी क्रिएट हो गई, या अगर ऐसा राम राज्य आ गया, तो स्टेट की कोई भी जरूरत नहीं होगी, ठीक है, ऐसे किसी भी इंस्टीट्यूशन की जरूरत नहीं होगी, ठीक है, जो पनिश करता है लोगों को, ठीक है, ऐसी कोई भी गवर्नमेंट की जरूरत नहीं होगी जो कंट्रोल एक्सरसाइज करती है लोगों के ऊपर, क्योंकि अब लोग खुद को कंट्रोल करेंगे, जहां वो गलत होंगे वो खुद को सही करेंगे, ठीक है। यही तो है ना राम राज्य, एक आइडियल सोसाइटी। ज्यादा से ज्यादा एक लेजिस्लेटिव बॉडी की यार जरूरत पड़ेगी, ठीक है, जो सोसाइटी की नीड्स फुलफिल करेगी, ठीक है, बस इतना ही। वर्कर्स के ग्रुप्स फॉर्म किए जाएंगे यार, ठीक है, काम करने के लिए कुछ वर्कर्स के ग्रुप्स फॉर्म किए जाएंगे। कोई भी डिपार्टमेंट्स फॉर्म नहीं होंगे, याद रखना, डिपार्टमेंट्स फॉर्म नहीं होंगे, वर्कर्स के ग्रुप्स फॉर्म होंगे। सभी को इक्वल फैसिलिटीज मिलेंगी, ठीक है, सभी के पास इक्वल फैसिलिटीज होंगी। मैन एंड वुमेन यार कोऑपरेट करेंगे आपस में, ठीक है, और ऐसी और फैसिलिटीज क्रिएट करेंगे और हेल्प करेंगे प्रोडक्शन में। जो छोटी छोटी रूरल एंड अर्बन कम्युनिटीज होंगी वो सोसाइटी को मैनेज करेंगी, ठीक है, छोटी छोटी रूरल एंड अर्बन कम्युनिटीज। आप यहां पर देखो, मैं बार बार जो वर्ड यूज कर रही हूं वो है मैनेज, ठीक है। मैं चाहूं तो मैं कंट्रोल भी यूज कर लूं, लेकिन नहीं, कंट्रोल हमें यूज नहीं करना है। गांधी जी कंट्रोल के ही अगेंस्ट थे। वो कहते थे मैनेज करो ना, बात करके सॉल्व करो ना प्रॉब्लम को, किसी को कंट्रोल करने की क्या जरूरत है। इसीलिए वो स्टेट के अगेंस्ट है, इसीलिए वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, बिकॉज ये सारी चीजें हमारे ऊपर कंट्रोल जमाती हैं, एक तरीके से हमें कंट्रोल करती हैं। इस नई सोसाइटी में डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन होगा, यानी ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन को कोई एक कंट्रोल कर रहा है, किसी की मोनोपोली है, सिर्फ वही चीज बना सकता है, नहीं, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन होगा। डिसेंट्रलाइजेशन के क्या होगा, हमारी इकोनॉमी को ब्यूरोक्रेट्स कंट्रोल नहीं करेंगे, राइट, जो ब्यूरोक्रेट्स होंगे वो इकोनॉमी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। गांधी जी बहुत हद तक यार बहुत ज्यादा फेवर करते थे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, ठीक है, बहुत ज्यादा फेवर करते थे। जैसे कि कॉटेज इंडस्ट्रीज हो गई, आपकी विलेज इंडस्ट्रीज हो गई, ठीक है, जैसे कि घर पे पापड़ बनाना या दिवाली के टाइम पे दिए बनाना, घड़े बनाना, ये जब जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज नहीं है या स्किल बेस्ड वर्क आप कह लो, इनको गांधी जी बहुत प्रमोट करते थे। डिसेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी होनी चाहिए इस सोसाइटी में, ठीक है, यानी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी होगी तो टायरानिकल गवर्नमेंट आ जाएगी, ठीक है, करप्शन बढ़ेगा, इसीलिए डिसेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी होनी चाहिए। जो स्टेट की अथॉरिटी है वो बिल्कुल कम रहेगी इस सोसाइटी में। इस सोसाइटी में सभी के पास इक्वल स्टेटस होगा। एक तरीके से सर्वोदय क्या अस्पायर करता है, सर्वोदय कहता है एक क्लासलेस और एक स्टेटलेस सोसाइटी होनी चाहिए, ठीक है, जो इंडिविजुअल को फ्रीडम दे, ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए। बट ऐसा भी नहीं है कि इंडिविजुअल को बिल्कुल ही फ्रीडम दे दी जाए, ठीक है ना, थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए उस फ्रीडम के ऊपर, अदरवाइज इंडिविजुअल खराब हो जाएंगे। तो रेस्ट्रिक्शन भी लगाना होगा इंडिविजुअल की फ्रीडम पर। अब जो ये सर्वोदय है ये इतनी जल्दी तो आएगा नहीं, ठीक है ना, तो फिलहाल जो गवर्नमेंट एग्जिस्ट कर रही है हमें उसे ही रिफॉर्म करना होगा, उसे ही थोड़ा थोड़ा बदलना होगा, तब धीरे धीरे जाके सर्वोदय आएगा।
सो अब हम क्रिटिसिज्म्स देखेंगे गांधीइज्म के। सो पहला तो यही है यार कि जो आइडियल कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं गांधी जी, या एक राम राज्य की बात कर रहे हैं, एक आइडियल स्टेट की बात कर रहे हैं, वो सब बहुत ही ज्यादा इम्प्रैक्टिकल है, एक इम्प्रैक्टिकल आइडिया है, ठीक है। एक इम्प्रैक्टिकलिटी का हमें एलिमेंट मिलता है गांधीइज्म में। सो ये जो प्रिंसिपल्स गांधी जी ने बताए हैं, ठीक है, जो ये आइडियाज दिए हैं, इनका कोई प्रॉपर कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, तो हमें क्लियर पिक्चर नहीं मिल पाती है। फिर वही जो गांधीयन इकोनॉमी की इन्होंने बात की कि डिसेंट्रलाइजेशन हो जाना चाहिए, राइट, कंट्रोल बहुत कम रहना चाहिए इकोनॉमी के ऊपर, ये काफी ज्यादा इम्प्रैक्टिकल है। सो सत्याग्रह जैसी जो टेक्निक्स हैं वो यार सबके लिए नहीं बनी है, ठीक है, वो सब लोग नहीं कर पाएंगे। सो रिलीजन और एथिक्स को मिलाकर पॉलिटिक्स को काफी ज्यादा बढ़ा दिया गांधी जी ने। इस तरीके से पॉलिटिक्स को इतना नोबल दिखाया है गांधी जी ने, रिलीजन और उसको एथिक्स को मिला के इतनी ज्यादा पॉलिटिक्स नोबल नहीं है। सो गांधी जी का यार बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रहा है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम पर। जो वो इंडिविजुअल लिबर्टी की बात करते थे, यही चीज उनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाती थी। वो खुद भी हिंदू थे यार, ठीक है, लेकिन जो हिंदू सिस्टम में नैरो माइंडसेट के लोग थे, ठीक है, जो भी ऐसी प्रथाएं एग्जिस्ट कर रही थी, चाहे वो सती हो या ऐसी जो भी चीजें एग्जिस्ट कर रही थी, वो उनके अगेंस्ट थे, ठीक है। जिस भी राम राज्य का उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है, जहां पर हैप्पीनेस होगी, इक्वालिटी होगी, लिबर्टी होगा, जस्टिस होगी, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सो अब इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज गांधीइज्म और मार्क्सिज्म में क्या डिफरेंस है, ठीक है, दोनों किस तरीके से अलग है या किस तरीके से सिमिलर है। काफी सारी चीजें यार हमने पार्ट 1 में डिस्कस की, या अभी भी जो हमने डिस्कस की, आपको एक तरीके से शैडो मिल रही होगी मार्क्सिज्म की, ये काफी हद तक मार्क्सिज्म से रिलेटेड है, तो वही चीज हम डिस्कस करेंगे अभी। पहले तो हम थोड़ी सी सिमिलैरिटीज देखेंगे कि गांधीइज्म और मार्क्सिज्म में क्या सिमिलैरिटीज थी। वो दोनों ही कंसर्न्ड थे ऐसे लोगों के लिए जिनको कि पूरे राइट्स नहीं मिलते, जिनको पूरे अधिकार नहीं मिलते, यानी जो गरीब लोग हैं, ठीक है, जो सोसाइटी के सबसे नीचे लोग हैं, उनके लिए काफी ज्यादा कंसर्न्ड रहते थे। मार्क्स आपके प्रोलेटेरिएट्स की बात करते थे, गांधी जी हरिजन्स की बात करते थे, राइट। गांधी जी और मार्क्सिज्म दोनों को ही, ठीक है, दोनों को ही चाहिए थी क्लासलेस सोसाइटी, ठीक है, एक स्टेटलेस सोसाइटी, दोनों को ही चाहिए थी। अब डिफरेंस देखते हैं क्या है। ये टेबल मैंने आपको दे दिया, इसे रीड कर लीजिएगा, थोड़ा फोन टिल्ट करके रीड कर लेना, ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गांधी जी वॉज अ स्पिरिचुअलिस्ट, ठीक है, ही वॉज अ स्पिरिचुअलिस्ट। और मार्क्स क्या थे? मार्क्स एक मटीरियलिस्ट थे। याद है हमने डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म डिस्कस किया है आपका मार्क्सिज्म में। सो मार्क्स वॉज अ मटीरियलिस्ट। सो गांधी जी के लिए रिलीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ मोरलाइजिंग फोर्स, ठीक है, जिससे इंसान कुछ सीखता है, कुछ बनता है। लेकिन मार्क्स ने क्या कहा था? मार्क्स ने कहा था कि रिलीजन लोगों को भड़काने के लिए यूज होता है। अच्छा, गांधी जी वॉज इन फेवर ऑफ सिंपल टेक्नोलॉजी, ठीक है, वो कहते थे कि सिंपल टेक्नोलॉजी यूज होनी चाहिए। मार्क्स कहते थे एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज होना चाहिए। गांधी जी बिलीव्ड इन क्लास कोऑपरेशन। उन्होंने कहा नहीं कि कैपिटलिस्ट और लेबर्स को मिलके या वर्कर्स को मिलके काम करना चाहिए, प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए, गार्जियन बन के रहना चाहिए सोसाइटी का और साथ काम करना चाहिए। लेकिन मार्क्स क्या कहते थे कि क्लास कॉन्फ्लिक्ट जो होता है, ठीक है, जो रीजन है रिच और पुअर के गैप का, क्लास कॉन्फ्लिक्ट के फेवर में थे मार्क्सिज्म। मार्क्स बेसिकली यही कहते थे कि क्लास कॉन्फ्लिक्ट होगा तभी सोसाइटी बदलेगी। सो क्लास कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए गांधी जी ने क्या कहा कि ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट लाओ, यानी कैपिटलिस्ट और वर्कर्स साथ में ट्रस्टीज बनके या गार्जियंस बनके सोसाइटी की हेल्प करेंगे, ठीक है, वेलफेयर लाएंगे। लेकिन मार्क्स ने क्या कहा? मार्क्स ने कहा कि कैपिटलिस्ट को ओवरथ्रो करो, राइट, एक रेवोल्यूशन लेकर आएंगे प्रोलिटेरियट्स। सो गांधी जी ने कहा क्या कहा कि सर्वोदय जब आएगा, ठीक है, तो सोसाइटी इंडिपेंडेंट हो जाएगी, मतलब सेल्फ रेगुलेटेड हो जाएगी, वो लोग खुद को ही सेल्फ रेगुलेट कर सकते हैं और स्टेट की फिर कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। मार्क्स ने क्या कहा कि सोशलिस्ट रेवोल्यूशन आएगा, ठीक है, एक रेवोल्यूशन आएगा और जैसे ही प्रोलिटेरियट्स की गवर्नमेंट बनेगी, धीरे धीरे स्टेट विदर अवे हो जाएगा। सो अब इस आइडियोलॉजी को कंक्लूड करते हैं यार। सो जो भी क्रिटिसिज्म्स हमने डिस्कस किए यार, उसका ये मतलब नहीं कि गांधीज्म बिल्कुल खराब आइडियोलॉजी है, ये बिल्कुल मतलब नहीं है। हम सब जानते हैं गांधी जी ने कितना कंट्रीब्यूट किया है हमारी सोसाइटी के लिए।
सो वो एक्शन ओरिएंटेड पर्सन थे यार, ठीक है. ही वॉज ग्रेट पर्सन विद एक्शन ओरिएंटेड माइंडसेट एज अ ग्रेट पॉलिटिकल थिंकर, इंटरनेशनलिस्ट, ठीक है. और जो हर लीडर में एक बात होती है यार, जो भी बड़े बड़े लीडर्स हुए, एक बात याद रखना, वो पहले हर चीज खुद पे आजमाते थे, फिर लोगों को करने के लिए कहते थे, राइट. चाहे शास्त्री जी हो गए, चाहे सुभाष चंद्र बोस जी हो गए या गांधी जी हो गए, उन्होंने पहले चीजें खुद पर आजमाई हैं, फिर हमें करने को बोला है. जैसे गांधी जी ही, वो खुद सिंपल लाइफ जीते थे, तभी खुद सिंपल लाइफ जीते थे और बेयर मिनिमम नीड्स के साथ यार जीते थे, ठीक है. उनकी इतनी सारी जरूरतें नहीं थी, इसीलिए वो हमें भी ऐसा करने को कहते थे. और ये कहना आई गेस बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, पूरी हिस्ट्री में, ठीक है, एंड प्रेजेंट टाइम पे भी जो सबसे बड़ा एडवोकेट रहा है हिंदू मुस्लिम यूनिटी का, वो गांधी जी ही रहे हैं. अभी तक किसी ने भी इतना ज्यादा हिंदू मुस्लिम यूनिटी को फेवर नहीं किया है जितना गांधी जी ने किया था. सो गाइज दैट्स ऑल. आपको इतना ही समझना था यार गांधीइज्म में. कोई भी डाउट हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन. और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए प्लीज वो भी बता दीजिएगा. लॉ पीप्स मेरी इंस्टा आईडी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां आकर भी मुझसे वो डाउट या प्रॉब्लम पूछ सकते हैं. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, एंड वील मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो. गुड लक.